हमें बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वह हम सबसे जरूरी चीज तो सिखाना भूल ही गए हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश। हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस महान और सशक्त बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन जीडीपी भी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। इसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिलती है, काम मिलता है, फाइनली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? वह तब ग्रो करते हैं जब कोई उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वह एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ लीगल पेपर देने होंगे, फीस भरनी होगी, फिर कंपनी बन जाती है। अब तो यह और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने केवल आधार कार्ड सबमिट करने पर ही कंपनी फॉर्मेशन की परमिशन दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ लीगल पेपर का एक फोल्डर है। लॉ के नजर में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है, उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, वही 1 लाख जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा है। आप लायबिलिटीज लिमिटेड होते हैं, यानी आप उतनी ही चीजों के लिए लायबल हैं जितनी आपने इन्वेस्ट की है। इसीलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में जानते हैं। कंपनी 2 तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं, जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी ये वह कंपनीज होती है जिनके शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक जरूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। सेकंड पॉइंट है द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका यह कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लूं। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का राजीव है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वह अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख तक की गाड़ी ले लूं। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग्स निकालकर 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देता है, फिर 18 लाख रुपए का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.6% के रेट पर लिया। अब हर महीने वह लगभग 40,000 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में राजीव जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता तो लोग वाह वाह करते रह जाते, लेकिन 5 सालों के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगी। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करता, लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि एक गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख खर्च हुए। 5 साल के बाद जब आपने लोन चुका दिया, तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे अब वह पसंद भी नहीं करता था, जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई। वहीं दूसरी तरफ राजेश नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। राजेश ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड, वह भी बिना किसी लोन लिए। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। गाड़ी पर कोई डेंट या स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपना खुद का घर खरीदा। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया, फिर हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। देखो, पैसिव इनकम वह होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब राजेश को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी कि वह समझ गया था पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे बनाए जाते हैं, यानी अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट है 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, जो इस बात को समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी होता है। उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 6 ऑप्शंस हैं। 1. सेविंग्स अकाउंट।
यह बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। लोन पर दिए गए पैसों पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, उससे कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है। यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसा कमा सकते हैं। सेविंग करने का हमारा मकसद होता है हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकें, यानी महंगाई को। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपए जमा किए। एक साल के बाद आपको 106 रुपए मिलेंगे, यानी 6 रुपए इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन बदकिस्मती से उस साल इन्फ्लेशन भी 6% ही था, यानी जो सामान आप पहले 100 रुपए में खरीदे थे, आज वही सामान आपको 106 रुपए में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रियल रिटर्न तो 0% हुआ, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। 2. इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिबल। इसका मतलब यह होता है कोई ऐसी चीज खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, कोई एंटीक आइटम्स, कोई यूनिक पेंटिंग एक्सेट्रा। जब हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं आने वाले समय में यह लोगों को ज्यादा अपील करेगी, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग। लोग हमें उसके लिए ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हो सकता है कि यह सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट 0 हो सकती है। 3. हाउस एंड अपार्टमेंट। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल मनी मीन OPM का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसों को यूज करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी का 80% लोन से आता है। ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद यह होता है उसे रेंट पर दे सके, जिससे उनकी रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वह लोन की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का 1 रुपया भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वह प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट दिया था उस पर मिली है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम। इसके साथ ही जब जब उसके घर की कीमत बढ़ेगी उसकी रेंट वर्थ भी बढ़ती जाएगी। 4. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बस एक कागज का टुकड़ा होता है जो यह कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है, जिसे आपने लोन दिया है वह कब कब और कितने पैसे आपको देगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड्स में मिलता है, इसलिए लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती हैं, यानी हमसे लोन लेती हैं। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या हम सिक्योर माइंडसेट के हैं तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह ही उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनी से बॉन्ड्स लेना। सबके मन में यह डाउट होता है, अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे फिर वह कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है तब इस कंपनी के एसेट्स की नीलामी की जाती है। इस नीलामी से जो पैसा आता है वह सबसे पहले बॉन्ड्स होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद में शेयर होल्डर्स को। हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि सभी बॉन्ड्स होल्डर्स के पैसे चुकाए जा सके। इसी वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। 5. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितने % ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतने % ही ग्रो करती रहेगी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर वह कंपनी आगे चलकर चाहे माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों न बन गई हो, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वह कंपनी की ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं। यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना हो जाएगी। अगर हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति होना होगा या लखपति होना होगा। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस 447.65 रुपए चल रहा था। इसका मतलब है कि हम 447 रुपए 65 पैसे में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम यह भी नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर यह इमेजिन कर सकते हैं कि हमने उसके शेयर खरीद लिए हैं। अब हमें यह देखना होगा क्या हम लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को उतार चढ़ाव के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। यानी क्या हमारे इमेजिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। जब हमें कुछ कुछ अंदाजा होने लगे तब हम सच में शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को शेयर्स में नुकसान होता है तो यह शेयर्स की गलती नहीं होती, बल्कि उसमें गलती शेयर खरीदने वाले की होती है, क्योंकि जितना वक्त
हम एयर कंडीशनर को खरीदने में लगाते हैं। उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने में नहीं लगाते हैं। जल्दबाजी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। 6. इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना, यह देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने 10,000 रुपए दिए, मैंने 20,000 रुपए दिए। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसों को कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारी कंपनियां ग्रो करती हैं तो ये सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए गए पैसों के हिसाब से दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉस हुआ तो वह भी इन्वेस्टर्स को ही सहन करना पड़ेगा। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वह इसके लिए हमसे कमीशन लेता है, जिसे एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। 4th पॉइंट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हमें इन्वेस्ट करने में मजा आ रहा है तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं। पीटर कहते हैं कि इसके लिए हमें MBA करने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी अपने लिए शेयर ढूंढ सकता है, यहां तक कि वह किसी फंड मैनेजर से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकता है। ऑथर कहते हैं जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 1. डॉट्स इन्वेस्टर। यह वह लोग होते हैं जो गैस करते हैं, यानी तुक्का मारते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये शेयर खरीद लेते हैं, सिर्फ यह सोचकर कि किसी दिन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यह बिल्कुल एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। इन्हीं लोगों को शेयर में नुकसान होता है। इन्हीं की वजह से लोग शेयर मार्केट के साथ नेगेटिव इमोशंस जोड़ देते हैं। 2. हॉट टिप्स इन्वेस्टर। यह लोग पार्टी में आए हुए मेहमानों और दोस्तों से टिप्स लेते हैं। अगर कोई कहता है कि रिलायंस के शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, ले लो, तो यह सचमुच शेयर खरीद लेते हैं। 3. एजुकेटेड इन्वेस्टर। इसमें यह टीवी पर बोलने वाले लोगों की टिप्स को सुनते हैं। हालांकि यह पिछली दोनों कैटेगरी से कुछ बेहतर होते हैं, फिर भी इसमें गलत डिसीजन लेने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि लाखों लोग इन्हीं टिप्स को सुनकर शेयर खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी फायदा नहीं होता। 4. ब्रोकर टिप्स इन्वेस्टर। यह लोग एक ब्रोकर की टिप पर डिसीजन लेते हैं। ब्रोकर जब आपसे कहता है कि मैंने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो, उसने सच में कंपनी को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी वह उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए कहेगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो। 5. डूइंग ओन रिसर्च इन्वेस्टर। यह खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करते हैं, फिर अपनी तसल्ली के बाद ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी हैं लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत हाई चांस है आप सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।